आयोजन के, या यूं कहूं कि इस क्षेत्र में बालिका शिक्षा की अलग जगाने के लिए हमारे संस्था प्रधान, हमारे संस्था के अध्यक्ष, प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्रीमान महेश जी शर्मा के प्रेरणा शॉप आदरणीय पंडित जगदीश प्रसाद जी महर्षि को उनकी पुण्यतिथि पर शत-शत नमन करते हुए आज के इस पुण्य अवसर पर इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए मंचासीन आदरणीय बीबीपुर बड़ा में प्राचार्य के पद को सुशोभित करने वाले हमारे मार्गदर्शक आदरणीय ब्रह्मदत्त जी शर्मा, पूर्व प्राचार्य खोटिया से आप सेवानिवृत्त हुए हैं, परम सम्मानित द्वारका प्रसाद जी शर्मा, सेवानिवृत्त पूर्व व्याख्याता आदरणीय मेरे परिवार की अग्रज, हमारी प्रेरणा स्रोत, हर क्षेत्र में कदम कदम पर हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने वाली आदरणीय सुशीला जी शर्मा, संस्थान के उपाध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी शर्मा, यहाँ उपस्थित बाहर से पधारे हुए समस्त महानुभाव जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए अपनी गरिमा में उपस्थिति यहाँ पर दी है। निर्णायक के रूप में उपस्थित डीपी शर्मा जी, सुशीला जी, रश्मि मैम, आपकी उपस्थिति आज के इस मंथन को सारगर्भित रूप में परिणाम तक लेके जाएगी। संस्थान के एमडी श्रीमान राहुल शर्मा, निदेशक मनोज जी शर्मा, आदरणीय रमेश जी भोजक, कपिल जी पारिक, आप सभी का महाविद्यालय के संकुल के इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। संपूर्ण प्रबंधन की ओर से मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने अपने अमूल्य समय में से समय देकर हमें कृतार्थ किया है। आपका सहयोग अतुलनीय है, हमारे लिए हमेशा के लिए यादगार रहेगा। और आज की इस विशेष जो वर्तमान समय की एक महती आवश्यकता है, जो एक विवाद का विषय चल रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, पक्ष और विपक्ष हमेशा देखा जाता है। तो ऐसे ही सिक्के के इस पहलू का कि हेड होना चाहिए या टेल होना चाहिए, हमने एक बहुत ही करंट जो विषय है, वर्तमान में एक समसामयिक विषय है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं इस डाइस पे खड़ी हूँ तो मैं पक्ष में हूँ, मैं अभी उस डाइस पे जाके खड़ी हो जाऊंगी तो मैं विपक्ष में हूँ। हमने एक ऐसा मंच यहाँ पे रखा है कि युवा शक्ति जो कि बहुत ही विचारशील और ऊर्जावान होती है, वो क्या चाहती है, उनके क्या विचार है, वो देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए क्या इस जातिगत जनगणना का फेवर करती है या इस जातिगत जनगणना का अगेंस्ट में जाके खड़ी होती कि नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सुंदर विचारों का मंथन यहाँ पे होगा। हर एक प्रतिभागी अपने विचारों को यहाँ पुरजोर तरीके से रखने की कोशिश करेगा। आज के इस मंथन में, इस वाद विवाद प्रतियोगिता में, इस विचार विमर्श में आप सभी की गरिमा में उपस्थिति के लिए एक बार हृदय से फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच की अनुमति से मैं चाहती हूँ कि चूँकि पार्टिसिपेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है, अभी तक मेरे पास जो सूचना थी नीचे से 16 टीमें अभी तक रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और जहाँ तक सूचना मिली है कि कुछ टीमें और ऑन द वे हैं। वो कब तक पहुँच पाती है, थोड़े अगर हमारा जो टाइम है उसमें पहुँच जाती है तो हम उनको भी एंटाइटल इसमें करेंगे। तो मैं मंच की अनुमति से इस प्रतियोगिता को शुरू करने से पूर्व अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव कहती है राजस्थान की धरा, हमारे बीच उपस्थित अतिथियों का मान सम्मान करके हम निभाएंगे यह परंपरा। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय ब्रह्मदत्त जी शर्मा का
माल्यार्पण द्वारा स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं संस्थान के अध्यक्ष चेयरमैन श्रीमान महेश जी शर्मा को। कार की इसी श्रृंखला में डीपी शर्मा जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं संस्थान के उपाध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी शर्मा। आदरणीय हमारे बीच सुधी निर्णायक के रूप में उपस्थित हैं श्रीमती सुशीला जी। मनोज जी से मनोज जी को संस्थान के राहुल शर्मा का स्वागत सत्कार। ऐसा ही कुछ नज़ारा यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि एक को दीजिए और हमें वापस की इस प्रतियोगिता के न्यायाधीश के रूप में विराजमान होने वाले, क्योंकि जब भी कोई होती है और सुधी निर्णय में हमारे बीच उपस्थित है जो कि अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। और जहाँ तक मुझे इनकी बायोग्राफी से या यूँ कहूँ कि जो हिस्ट्री है उससे मुझे पता चला कई वाद विवाद प्रतियोगिताओं के निर्णय किए हैं। तो मैं से सम्मान सादर आमंत्रित करना चाहूँगी निर्णायक के रूप में हमारे बीच उपस्थित श्रीमान द्वारका प्रसाद जी शर्मा और श्रीमती सुशीला जी शर्मा को कि आप अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि आपके स्थान ग्रहण किए बिना इस प्रतियोगिता का अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच, निरपेक्ष निर्णायक मंडल एवं सर्वोच्च श्रोताओं, मैं आज सदन के विषय जातीय जनगणना राष्ट्र के हित में के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जातीय जनगणना राष्ट्र के हित में है और क्यों ना हो, जातीय जनगणना से ऐसी कई जातियां हैं जिनका विकास जुड़ा हुआ है। किंतु मेरे विपक्ष का कहना है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जातीय जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। मेरा पक्ष है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि भारत में ऐसी कई जातियां हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, जिनके विकास के लिए हम सब मौन हैं। ऐसी कई जातियां हैं जो कि विलुप्त होने की कगार पर है, क्योंकि उनका पूरा विकास नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जातीय जनगणना आवश्यक है, जिससे ऐसी कई जातियां हैं जिनकी पहचान की जाएगी, जिन्हें सही मायने में विकास की आवश्यकता है। अगर हम बात करें ओबीसी वर्ग की, तो ओबीसी वर्ग लंबे समय से वंचना का शिकार है। कोई भी देश सही मायने में तभी सशक्त और विकसित देश की श्रेणी में आ सकता है जब वह अपने देश, अपने समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करे, सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करे। किंतु मेरे विपक्ष का कहना है कि जातीय जनगणना जाति राजनीति को बढ़ावा देगी। मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि यदि जातीय जनगणना नहीं होगी तो क्या जाति राजनीति समाप्त हो जाएगी? जवाब है नहीं, क्योंकि ये सदियों से चली आ रही है। जाति राजनीति लोकतंत्र की कमियों का परिणाम है, न कि किसी एक जाति का। इसीलिए जाति राजनीति का बहाना बनाकर किसी भी वर्ग की वंचना को बरकरार रखना कहीं से भी उचित नहीं है। अगर हम बात करें जातीय जनगणना की, तो जातीय जनगणना की मांग कई राजनीतिक दल कर रहे हैं और उनकी ये मांग उचित भी है। मैं आपको इसके कई कारण भी बता सकती हूँ। जातीय जनगणना से समाज के ऐसे कई वर्ग हैं जिनको प्राथमिकता दी जाएगी, जो वंचित है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। जातीय जनगणना से समाज, भारत की वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाएगा। भारत की वास्तविक स्थिति, उसकी वास्तविक संख्या, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी कई सुविधाएं हैं, उनके माध्यम से होगी। किंतु अगर मैं विचार करूं,
भारत की असल स्थिति पर, तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि भारत में ऐसी कई जातियां हैं जिनका ये सभी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। क्या उनका अधिकार नहीं है ये सुविधाएं प्राप्त करने का? शिक्षा मानव का एक ऐसा हथियार है जो उसे सही मायने में मानव बनाती है, किंतु भारत में ऐसी कई जातियां, ऐसे कई लोग हैं जो अशिक्षित हैं। क्या उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है? कहा जाता है कि एक देश के विकास का आधार उसकी शिक्षा है, किंतु भारत में उसकी आधी जनसंख्या अशिक्षित है। क्या उस देश का विकास हो पाएगा? इन सभी समस्याओं का समाधान जातिगत जनगणना में है। जब 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले में यह निर्देश जारी किया था कि ओबीसी वर्ग की समय समय पर अध्ययन, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक इत्यादि का अध्ययन किया जाना चाहिए, ताकि इस वर्ग में ऐसी कई जातियां हैं जिनका आर्थिक सामाजिक रूप से उत्थान हो चुका है, उनका विकास हो चुका है, तो ऐसी जातियों को ओबीसी वर्ग से हटाकर उन्हें सामान्य वर्ग में डाल दिया जाए, ताकि आरक्षण की सुविधा उन लोगों को मिल सके जिन्हें सही रूप में विकास की आवश्यकता है। बिहार में जनगणना की गई, उसमें लगभग 65% जाति ओबीसी जाति के हैं, किंतु मैं सभी से ये प्रश्न पूछना चाहूँगी कि अगर उनकी संख्या इतनी अधिक है, किंतु क्या उन्हें उसी अनुपात में संसाधन भी वितरित किए गए हैं? जवाब है नहीं। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तभी इसीलिए जाति जनगणना आवश्यक है। धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणनी के चरणों में मेरा प्रणाम। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय निर्णायक गण, महानुभाव और यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथियों का मैं हार्दिक दिल से और अभिनंदन व्यक्त करती हूँ कि आज इस महान सभा में मुझे अपने विचार व्यक्त करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आज की वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय जातीय जनगणना के विपक्ष में अपना मत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जातीय जनगणना से हमारे समाज में भ्रम, विवाद और परस्पर मतभेद का भाव उत्पन्न हो सकता है। आज मेरे विपक्ष में मेरे जो साथी हैं वो जातीय जनगणना को हमारे देश के विकास के लिए आवश्यक मान रहे हैं। मैं उन्हें इस जातीय जनगणना के दुष्परिणामों से अवगत कराना चाहती हूँ कि जातीय जनगणना जातिवाद को बढ़ावा देगी। जातिवाद दोस्तों एक ऐसा जहर है जो न केवल एक जाति विशेष में अपितु संपूर्ण समाज में घुलकर उसे विषैला बना देता है। यदि सच में विकास करना है तो विकास सामाजिक हो, विकास करना है तो विकास पारदर्शी हो, विकास करना है तो विकास साक्षात हो, ना कि किसी पन्नों के आंकड़ों में दबकर बस जातियों का नाम अंकित कर कर रह जाए। जातीय जनगणना का वास्तविक उद्देश्य अगर हम पर्दा उठाकर देखें तो स्पष्ट है कि इसका सामाजिक विकास से अधिक उद्देश्य तो राजनीतिक मुद्दों के रूप में, चर्चा के रूप में है। जातिवाद के तराजू में रखकर मत तोलो मेरा भारत देश, जातिवाद के तराजू में रखकर मत तोलो मेरा भारत देश। हमारे हृदय में सिर्फ भारतीयता है, भले ही भिन्न है भाषा, भिन्न है भेष, भिन्न है भाषा, भिन्न है भेष। आज मैं मेरे विपक्षियों से एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या वे इस बात पर अटल रह सकते हैं कि जातीय जनगणना के बाद समाज में जो स्थिति है वो स्थिर रहेगी? क्या जातीय जनगणना के बाद वो इस बात पर अटल रह सकते हैं कि जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा? अरे क्या वे इस बात पर अटल रह सकते हैं कि जातीय जनगणना के बाद हमारे देश की धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से जो एक धागे की डोर है जो हमारे देश को अखंडता और एकता के सूत्र में पिरोती है, उस धागे की गांठ में मतभेदों और द्वेष का गांठें नहीं पड़ेगी? क्या वे इस बात पर अटल रह सकते हैं कि जातीय जनगणना के बाद हमारे देश में हिंसा, मतभेद आदि को बढ़ावा नहीं मिलेगा? यदि हाँ तो जातीय जनगणना कराई जाए। यदि लेकिन मेरे विपक्षियों, आपके मन में, आपके दिमाग में इस चीज़ को लेकर यदि थोड़ा सा भी संकोच है तो मत ले जाओ मेरे देश को 100 साल पुरानी उस फूट डालो राज करो की नीति तक, जहाँ तक निकलने में मेरे देश को 1 शताब्दी से भी अधिक का समय लग गया, जहाँ से निकलने में मेरे देश को 1 शताब्दी से भी अधिक का समय लग गया। जातीय जनगणना से राजनीतिक नेताओं को अनेक लाभ होंगे, राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को भरेंगे। तो क्या केवल राजनीतिक नीतियों, राजनीतिक दलों की पार्टियों के लिए मेरे देश को अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया जाए? क्यों?
जब एक देश एक भारतीयता सबके लिए है, आज पूरा विश्व मुझे एक भारतीय के नाम से जानता है, ना कि जनरल, ओबीसी, एसटी या एससी कैटेगरी के नाम से। आज पूरा विश्व मुझे एक भारतीय होने के नाम से जानता है। यदि संसाधनों के अपव्यय की बात की जाए तो देखे जा सकता है जातीय जनगणना में, मैं आपको बताऊं और मैं मेरे विपक्षियों से पूछना चाहूँगी, ज़रा कैलकुलेटर लेकर आप कैलकुलेट कर लीजिए कि ओबीसी कैटेगरी के 27% कोटे की पुनरावृत्ति के लिए जो रोहिणी आयोग का गठन किया गया, उसमें केवल आरक्षण की ओबीसी जातियों की संख्या 2633 थी। इतनी जातियों का वो आकलन, इतनी जातियों का वो वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? इसमें केवल समय की बर्बादी होगी, साथ ही साथ धन का भी अपार खर्च होगा। वह धन अन्य क्षेत्रों में उपयोग कर हम बहुत सार्थक उसका उपयोग ले सकते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि विकास करना है तो संपूर्ण विकास हो। क्यों? क्योंकि हमारा देश किसी जाति विशेष से बनकर नहीं बना, हमारा देश संपूर्ण समाज से मिलकर बना है, हमारा देश संपूर्ण समाज से मिलकर बना है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना कहना चाहती हूँ कि निर्णय चाहे जो भी हो, निर्णय मेरे देश के हितार्थ होना चाहिए। निर्णय ऐसा होना चाहिए जिससे वास्तविक आर्थिक विकास हो सके। निर्णय ऐसा होना चाहिए जिससे समाज में वही भाईचारे की भावना हमेशा बनी रहे। एक बार आप सब मेरे साथ भारत के लिए नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। दो दश की नहीं हर एक की मैं राज हूँ, बात कहने की दिशा में एक नया अंदाज हूँ। दिल या कानों की जगह मस्तिष्क से सुनो मुझे, क्योंकि मैं अबला नहीं इस देश की आवाज़ हूँ, इस देश की आवाज़ हूँ। मैं सनातन धर्म की प्रहरी अक्षर का अभिष्ट अनुष्ठान करती हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का मान सम्मान करती हूँ और अत्यंत स्नेह भाव से नमशीश होकर यहाँ विराजमान आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक जज और समस्त श्रोताओं को नमन करती हूँ। महोदय, हुआ यूँ कि मन को भाए पर मुंह न लाए। जी हाँ प्रतिपक्षियों, मैं आप ही के बारे में बात कर रही हूँ। जाति जनगणना को भेदभाव का साधन बताने वालों, जाति जनगणना को राष्ट्र के अहित में बताने वालों, जरा एक बार खुद के गिरेबान में तो झांक कर देख लो। स्वयं के जन्म से लेकर सरकार की विभिन्न योजनाओं तक जाति पर निर्भर हो, फिर भी जाति जनगणना की गरिमा पर प्रश्न उठाने का दुस्साहस। जनाब, गुड़ खाकर गुलगुलों से परहेज का ढिंडोरा पीटना अब बंद करो। महोदय, मैं भारत देश की बेटी भारतीय संविधान की ओर से आज इस सदन की राय का समर्थन करती हूँ। जी हाँ, मैं समर्थन करती हूँ जाति जनगणना का राष्ट्र हित में होने का, जब मेरा विपक्ष धार्मिक बहुसंख्यकवाद का चोला ओढ़कर सदियों से चली आ रही जातिगत वंचन को एक बार में भुला देने की बात करता है। जी हाँ, मैं समर्थन करती हूँ जाति जनगणना का राष्ट्र हित में होने का, जब विश्व के वृहद संविधान के अनुच्छेद 340 साफ व स्पष्ट शब्दों में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों की दशा की जांच करने और उनके हित में योजना बनाने का, और इतना ही नहीं, यह आरक्षण की आवश्यकता को निर्धारित करता है, सामाजिक न्याय में मदद करता है, भारत की विविधता का अवलोकन करता है। महोदय, कल्पना लोग में भ्रमण कर रहे मेरे प्रतिपक्षी साथियों को मैं बता देना चाहती हूँ कि जाति जनगणना आंकड़ों की सांप-सीढ़ी का खेल नहीं है, अपितु यह एक माध्यम है जिससे अमृत काल में प्रवेश कर चुके भारत देश की जनसाधारण कल्याणकारी नीतियों का प्रचलन किया जाएगा। और राष्ट्र हित ही नहीं, यह समय की मांग है कि हम जाति जनगणना करें, क्योंकि जो न चला वक्त की रफ्तार से उसे मिटना ही पड़ा है। बच गया तलवार की धार से तो फूलों से कटना पड़ा है। महोदय, जब हम जाति जनगणना की बात करते हैं तो हम उस अंधेरे सच को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें कई लोग जानबूझकर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु सच्चाई तो यह है कि जाति जनगणना कोई विरोध नहीं है, अपितु यह एक माध्यम है उन विशेषाधिकारियों के डर का जो अपनी ऊंची जाति के नाम पर समाज में राज कर रहे हैं। महोदय, मैं पूछती हूँ आज आप सभी लोगों से, यदि जाति जनगणना नहीं हुई तो एससी और एसटी के अलावा बाकी सभी जातियों को
किस जाति में रखोगे और किस आधार पर रखोगे? जब आज देश में एससी और एसटी की गिनती होती है तो भला बाकियों की क्यों नहीं? जब देश में जानवरों की गिनती होती है तो इंसानों की गिनती क्यों नहीं? क्या यही हमारा लोकतंत्र है? मान्यवर, आज मेरा विपक्ष कहता है कि जाति जनगणना करने से जातिवाद फैलेगा, भेदभाव बढ़ेगा, तब तो धर्म की भी गिनती नहीं होनी चाहिए। धर्म के नाम पर जो देश का बंटवारा हो रहा है वो तो इनको नजर नहीं आता, और जाति जनगणना करने से देश की उन्नति व प्रगति हो रही है, उनमें इनको भेदभाव नजर आ रहा है। वाह महोदय वाह! परंतु आज समाज की सच्चाई से मुंह मोड़ने से बेहतर है कि हम उसे स्वीकार करें और समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएं, क्योंकि जाति जनगणना न्याय की जनगणना है, समानता की जनगणना है, भविष्य की दिशा तय करने वाली जनगणना है, जीवन का दर्पण है, समाज का सत्य है, जन जन की पहचान है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज का युवा शपथ करे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। किंतु आज ख्यात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। अंत में दो पंक्ति मेरी बात कहने के लिए काफी है कि जाति का जितना जिक्र करोगे समाज का सच उतना ही सुलझेगा। जो जातियों का सच जानेगा वही देश का भविष्य बुनेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जनगणना की राह पर एकता का दीप जलाना है, जाति के नाम पर नहीं, इंसानियत का साथ निभाना है, इंसानियत का साथ निभाना है। निश्चय निर्णायक गण एवं समस्त श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। आज मैं यहाँ इस सदन की राय जाति जनगणना राष्ट्रीय हित में है कि विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। महोदय, किसी भी देश में जनगणना इसीलिए करवाई जाती है ताकि वहाँ की जनसंख्या का पता चल सके, लेकिन ये जाति जनगणना तो इसीलिए करवाना चाहते हैं ना ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग की जनसंख्या का अलग अलग पता लगाकर विकास की योजनाएं बनाई जा सके। तो महानुभाव, मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद सन 1951 में एसटी, एससी, ओबीसी आदि प्रत्येक वर्ग की जनसंख्या का सर्वेक्षण कर विकास की नीतियां बनाई गई थी। तो क्या हो गया हमारा देश विकसित? महोदय, सदन की राय का विपक्षी नहीं, मैं पक्ष रखने आई हूँ हमारी भारतीय संस्कृति का, जिसे पूरे विश्व में सराहा जाता है, जो आज भी वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा को अपनाती है। अर्थात संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है और एक परिवार में तो सभी लोग मिलजुल कर बिना किसी भेदभाव के रहते हैं। लेकिन लगता है मेरे विपक्षी साथियों को यह अपनापन रास नहीं आ रहा है। जब संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है तो ये क्यों इस परिवार के सदस्यों को अलग अलग जातियों में बांटना चाहते हैं? मुझे तो लगता है ये अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राजगरों की नीति अपनाकर अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। ये शायद राजनीति में आकर जाति के आधार पर अपना वोट बैंक बढ़ा अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। महोदय, अभी अभी मेरे विपक्षी साथी ने कहा है कि विकास के लिए जाति जनगणना बहुत जरूरी है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि बिहार राज्य तो अपनी जाति जनगणना के आंकड़े कब का पेश कर चुका है, वहां हो गया क्या विकास? श्रीमान कवि रैदास कहते हैं कि जन्म जात मत पूछिए, का जात अरूपात, रैदास पुत सब प्रभु के, कोई जात नहीं को जात। तो आप क्यों सबकी जाति पूछ पूछ कर उन्हें अलग अलग बांटना चाहते हैं, जबकि हमारे भारत देश में तो सबसे बड़ी जाति मानवता है। श्रीमान मेरे विपक्षी साथियों का ये भी कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसका मतलब ये है कि आप जाति जनगणना करवाकर आरक्षण का प्रावधान चाहते हैं, किंतु मेरा मानना तो ये है कि ये आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये आरक्षण उस वैसाखी की तरह है जो धीरे धीरे आमजन को अपाहिज बना देगा। महोदय, इससे शिक्षा की महत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा इससे सामाजिक समरसता का ताना बाना बिगड़ सकता है। मान्यवर, इस जाति जनगणना का एक और दुष्प्रभाव हमारे भारत देश में जनसंख्या का अनियंत्रित होना भी है, क्योंकि जब जाति की संख्या के अनुसार सरकारी लाभ दिए जाएंगे तो प्रत्येक जाति विशेष अपनी जनसंख्या को बढ़ाने में लग जाएगा और होगा ये कि परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है वो धरा का धरा रह जाएगा। आज अगर अमेरिका जैसे विकसित देश अपनी प्रति व्यक्ति आय में हमसे आगे हैं तो उसमें एक अहम योगदान उनकी जनसंख्या का कम होना भी है। मान्यवर, मेरे विपक्षियों से मेरा अनुरोध है कि कृपया विषय की गंभीरता को समझने का प्रयास कीजिए।
हमारी भारत सरकार। एक और तो अंतर जाति विवाह पर 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर इस जातिवाद को मिटाने की ओर कदम बढ़ा रही है, और वहीं दूसरी ओर ऐसी जनगणना करवाकर इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या ये दोनों हाथों में लड्डू रखने जैसी बात नहीं है? मेरे विपक्षियों का यह भी मानना है कि जब कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस आदि जानवरों की गणना हो सकती है तो इंसानों की क्यों नहीं? अरे विद्वानों, इन जानवरों की कोई जाति नहीं है। कभी सुना है फलाना गाय ओबीसी में है, फलाना ऊंट एसटी में है, लेकिन आज इंसानों को तो आपने बांट दिया है। महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगी कि जाति जन्म से नहीं कर्म से बांटी गई थी, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि कामकाज में आसानी हो सके। लेकिन आज तो आप ऐसी जनगणना का सहारा लेकर जातिवाद जैसी महामारी को न्योता दे रहे हैं। मान्यवर, ये जाति गलत नहीं है, ये जातिवाद गलत है। तो आप ही बताइए कि ऐसी जनगणना हमारे राष्ट्र के हित में किस प्रकार हुई? अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि क्या तेरी जात है, क्या मेरी जात है? हमें बांटने की ये कैसी शुरुआत है? हमें भड़काने का नया रास्ता खोजा है, तभी तो ऐसी जनगणना के बारे में सोचा है। रोक दो इसे, वरना ये देश रुक जाएगा। यूं जातियां बांटने से किसका भला हो पाएगा? अरे किसका भला हो पाएगा? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आंकड़ों की रोशनी से सच को दिखाना है, हर वर्ग को उसके अधिकार तक पहुंचाना है। जाति गणना का सही सार होगा हमारे पास, तभी तो हम मुमकिन होगा सबका विकास। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निरपेक्ष निर्णायक, आज मैं जाति जनगणना के समर्थन में अपने विचार प्रस्तुत करने आई हूँ। वैसे तो यह विषय बहुत संवेदनशील है, लेकिन हम इसके वास्तविक लाभों की बात करें तो ये स्पष्ट होता है कि जाति गणना राष्ट्रीय हित में है। जाति गणना सटीक नीति निर्माण संभव है, जाति जनगणना सटीक निर्माण नीति संभव है। जाति जनगणना से हमें यह पता चलता है कि कौन सी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक परिस्थितियों में है। इससे सरकार को सही डाटा नीति बनाने में वह इन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलती है। जाति जनगणना सटीक निर्माण संभव है, लेकिन जाति जनगणना अगर हमारे पास सटीक निर्माण संभव नहीं होंगे तो ये प्रयास, विकास का प्रयास पूर्ण नहीं होगा। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य सर्वेक्षण, स्वास्थ्य सर्वेक्षण संस्था NF के द्वारा अभी भी कुछ पिछड़ी जनजातियाँ जो कि स्वास्थ्य शिक्षा में अभी भी पीछे रह गई हैं, इससे ऐसे हमारे विकास समान कैसे संभव हो सकता है? सामाजिक असमानता तथा इन सामाजिक असमानता जाति का उद्देश्य इन्हें वर्गों में बांटना नहीं है, बल्कि उन्हें उन वर्गों तक पहुंचाना है जिन्हें अधिक मदद की ज़रूरत है। जो छूट गया विकास की दौड़ में उन्हें साथ लेना है भविष्य की ओर में। 2006 के अनुसार सच्चर कमेटी के अनुसार ये जाति समुदाय में ये देखा गया है कि गरीबी और बेरोजगारी को भी जाति जनगणना की बहुत ज़रूरी है। इससे हमें ये पता लगाया जा सकता है कि जाति जनगणना तब तक अधूरी है जब तक विकास वंचित लोगों के पास न पहुंचना। वर्तमान में आरक्षण के कुछ ही लोगों के पास रह गया है। मेरे विपक्षी कह रहे हैं कि जाति जनगणना 1931 के बाद में क्या भारत में जाति गणना हुई थी? नहीं हुई। क्यों? ये हमारे कमियों और नियमों का एक बड़ा अंतराल था। अगर भारत को समान बनाना ही है तो जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है। UNDP की रिपोर्ट के अनुसार समावेशी सूची में भी उन लोगों को विकसित किया गया है जो अपने बराबरी के समाज के अपने बराबरी के लोगों को रखा गया है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, अंत में चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। सामाजिक जातियों का पता तब लग पाएगा जब
जब हर वर्ग को उसका अधिकार मिल जाएगा, सामाजिक असमानता यही दिखाएगी, हर वर्ग को आगे बढ़ाएगी, तभी हमारा नया इतिहास बनाएगी, भारत को सशक्त बनाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। कोड नंबर 7 को आमंत्रित करती हूँ। बंटे हुए देश को कागजों पर और बांटकर वो कह रहे हैं गांव का मौसम गुलाबी है। अरे गांव में जाकर तो देखिए, आपके आंकड़े झूठे और दावे किताबी है। इसी के साथ सबसे पहले हमारे उच्चतम आदर्श सत्यम शिवम सुंदरम से प्रेरित भारतीय लोकतंत्र के इस पावन मंच से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महोदय, आज मैं इस विवादित विषय के पुरजोर विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महोदय, इस देश के व्यवस्था की धुरी जाति के प्रश्न के बिना घूम ही नहीं सकती। मेरे साथी वक्ताओं की माने तो ये प्रश्न जब जनता करती है तो जातिवाद हो जाता है, ये प्रश्न जब गली मोहल्ले में किया जाता है तो भेदभाव हो जाता है, और ये प्रश्न जब सरकारी फाइलों में किया जाता है तो राष्ट्रहित हो जाता है। सत्य तो बस इतना है कि यह प्रश्न येन केन प्रकारेण एक ही है, जिससे इस देश का उत्थान भले ही ना हुआ हो किंतु एक दिन अंत अवश्य होगा। परंतु महोदय, आज मेरे इन काबिल विपक्षी वक्ताओं के अर्थहीन कथनों और वचनों को सुनने के बाद तो मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो ये मुझसे कह रहे हो, जो हमको हो पसंद तुम वही बात कहोगे, हम दिन को रात कहें तो तुम भी रात कहोगे। नहीं मान्यवर नहीं, हम माँ भारती के लाल हैं और हम सत्य को सत्य और झूठ को झूठ कहेंगे। और सत्य तो बस इतना है कि आज ये देश जो विश्व गुरु बनने की बात करता है, ये देश जो वैज्ञानिक प्रगति की ओर बढ़ने की बात करता है, जहाँ एक तरफ जितनी आबादी उतने हक के नारे जोरों शोरों से लगाए जाते हैं, तो दूसरी तरफ एक राज्य जिसकी जीडीपी शून्य से भी नीचे जा चुकी है, जहाँ न शिक्षा है, न रोजगार है, न पर्यटन है, उसके बावजूद हम घर घर जाकर लोगों की जात पूछने को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं। महोदय, मैं देखती हूँ और इसीलिए इस विषय के विपक्ष में खड़ी होती हूँ। महोदय, इतना ही नहीं, मेरे विपक्षी साथियों का तो ये तक मानना है कि यदि लाभार्थियों की संख्या जाननी है तो चाहिए जातीय जनगणना, रोजगार के मौके देने हैं तो चाहिए जातीय जनगणना, और इन दबे कुचे पिछड़े वर्गों का शोषण होने से रोकना है तो चाहिए जातीय जनगणना। महोदय, आज इस तर्क का आईना भी मैं सदन के सामने रखने जा रही हूँ। 2343 करोड़, 49,223 करोड़ और 717.24 करोड़ ये कोई आम राशियाँ नहीं है, बल्कि आवंटित धनराशि अर्थात बजट उन 57 सरकारी कंपनियों और एजेंसियों का जिनका एकमात्र कार्य भारत में जब नीतियां लाई जाए तो इन नीतियों के जितने लाभार्थी हैं उन तक यह नीतियां पहुंच पा रही है या नहीं, इस बात का आकलन करना, जिसमें आता है श्रम और रोजगार मंत्रालय का श्रम ब्यूरो और एनएसएस जैसे न जाने कितने ही सरकारी संगठन जो साल भर में 81 अखिल भारतीय स्तर के सर्वेक्षण करते हैं ताकि नीतियों को लागू किया जा सके। तो मान्यवर, यह मुद्दा लाभार्थियों का नहीं है, बल्कि इस जात पात की रोटी को सेक कर अपना भला करने वाले स्वार्थ का है। थी शक्ल अपनी ही शाह, कोई शीशा तो खोटा खरा न देखा, था कंठ अपना ही खराब, कोई साज तो सुरा बेसुरा न देखा। ये तो अपनी अपनी सोच की बात है कि तूने कुछ भला न देखा और मैंने कुछ बुरा न देखा। जी हाँ मान्यवर, जी हाँ मान्यवर, ये चंद पंक्तियां मेरे विपक्षी साथी द्वारा किए गए हर एक प्रश्न का जवाब देती है। महोदय, कोई भी सोच, कोई भी व्यक्ति या कोई भी 100% सही नहीं हो सकता। किसी चीज की उपयोगिता ही यह तय करती है कि वह कितनी सही है और कितनी गलत। महोदय, तर्क तो यह भी दिया जाता है कि जब गिनती होगी तो सरकारी नौकरी में आरक्षण के प्रभाव का पता चलेगा, किसको मिला किसको नहीं। तो महोदय, आज से 30 वर्ष पूर्व जब अधिकतम नौकरियां सरकार दिया करती थी तो ये तर्क हमको कुछ समझ में आ सकता था, परंतु आज जब 45% अधिक नौकरियां व्यक्तिगत संस्थाएं दे रही है, व्यक्तिगत कंपनियां दे रही है, तो ये तर्क नहीं कुतर्क लगता है, जिसकी आड़ में छिपकर मेरे विपक्षी साथी बस अपना समीकरण साध रहा है। महोदय, आज यह आवश्यकता नहीं है कि हम चपरासी के पदों की भर्तियों की संख्या को उनकी जनसंख्या के बराबर ला दे और ये कह दे इन्हें नौकरी तो मिल गई, इनका भला हो जाएगा। महोदय, आज आवश्यकता दुर्योधन की है जो अपना एक राज्य कर्ण को देके उसी सूत पुत्र से राजा बना दे। आज आवश्यकता है मेरी, आपकी और इस सदन में बैठे हर एक व्यक्ति की जो सक्षम है और ऊंचे पायदानों पर बैठा है और अपनी कुर्सियां छोड़ने को तैयार उन लोगों के लिए जो वर्षों से जमीन पर बैठते आए हैं। महोदय, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये सब कुछ जानते समझते और सोचते हुए आपको लगता है कि जातीय जनगणना से राष्ट्रहित होगा,
तो मैं ये बता दूं, राष्ट्रहित तो नहीं, हाँ राजनीति हित अवश्य होगा। और एक दिन भारत में ऐसा आएगा जब यह सत्ता सामने आके पूछेगी कि भाई तुम कौन सी जात से हो, तो उत्तर मिलेगा मैं अल्पसंख्यक हूँ। और ये सत्ता जब फिर से पूछेगी कि नहीं नहीं किस में आते हो, तो व्यक्ति कहेगा आपकी गाली में आता हूँ, गंदी नाली में आता हूँ, लगी हुई थाली में आता हूँ। और ये सत्ता जब कहेगी कि भाई हमने तो जनगणना करवाई थी, हमें तो लगा गिनती में आते हो, तो वही व्यक्ति फिर से कहेगा महोदय गिनती में आता हूँ, लेकिन बस और बस आपके चुनावों में। अतः आवश्यकता उचित समाधान की है, सर्वनाश की नहीं। जय हिंद, जय भारत। हमारा भविष्य। मैं मेरे विपक्षी से पूछना चाहूंगी, जैसे अभी उन्होंने कहा कि गाय, भैंस, ऊंट, क्या उनकी कोई जाति होती है? तो क्या उन्हें नस्ल के आधार पर नहीं बांटा जाता? क्या आप नहीं बांटते उन्हें? जब हम फर्नीचर भी बनाते हैं ना, तो उसे भी डिवाइड करते हैं कि टेबल है, ये चेयर है, ये है। तो क्या जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए? महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि मैं इस पक्ष में हूँ कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, वो राष्ट्र हित में है। क्योंकि जातीय जनगणना नहीं होगी तो आप कैसे पता कर सकते हो कि कहाँ किस चीज़ की कमी है? आप कैसे उन्हें ऊपर लेके आ सकते हो? कौन सी जाति है जो विलुप्त हो चुकी है, आप कैसे पता कर सकते हो? अगर आपको ये पता करना होगा तो आपको जातीय जनगणना भी करनी होगी, अगर उनमें सुधार करना है। आज कई ऐसी जातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी है, और कुछ ऐसी जातियां जो तो मर्ज भी हो चुकी है, जिनका पता भी नहीं है हमें। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि अगर हमारे साथ कोई पढ़ने वाला भी है तो मुझे ये नहीं पूछते तुम कौन सी जाति के हो, पर उसकी सुख सुविधाएं भी हमें पता होना चाहिए। उसका स्तर कैसे उठाओगे आप, अगर आपको पता ही नहीं है कि वो कौन सी जाति में क्या क्या सुविधाएं हैं, उन संसाधनों का वितरण कैसे करोगे? आज कई प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर जातीय जनगणना होने के बाद ही उनमें सुधार हुआ है। भले ये आंकड़े इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं कि कहाँ कितना क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये अगर हमारे देश में राजनीतिक मुद्दा ये होता तो बहुत से मुद्दे लिए जा सकते थे, पर जातीय जनगणना इसलिए भी जरूरी है महोदय कि अगर जातीय जनगणना नहीं होगी तो हमारे देश का सुधार भी संभव नहीं है। आप जातीय जनगणना के आधार पे जो पिछड़ी हुई जाति है, जैसे अभी हमारे विपक्षी ने कहा कि अभी सफाई कर्मचारी की भर्ती निकली है, तो आप ये भी पता करिए कि अगर जाति के आधार पर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ अगर मांगा जा रहा है एक्सपीरियंस लेटर, तो ये उनसे मांगा जा रहा है जो अन्य जाति के हैं, जो ST SC में आते हैं, उनसे नहीं मांगा जा रहा है। जातीय जनगणना में आज भी अगर आरक्षण दिया जाता है तो पिछड़ी हुई जातियों को दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि उनमें सुधार हो सके, उन्हें सही राह दिखाई जा सके। अगर शिक्षा का स्तर भी देखा जा रहा है तो आज उन्हें उठाने के लिए, अब किसी ने कहा था मेरे विपक्षी ने कि उन्हें अपाहिज बनाया जा रहा है। इसे देश को अपाहिज नहीं बनाया जा रहा है। अगर एक कोई स्तर कम है, कमज़ोर है, तो उसे उठाने के लिए सहारा तो देना होता है ना। मैं पूछना चाहूँगी मेरे विपक्षी से, अगर एक पक्ष कमज़ोर है तो क्या आप उसे और कमज़ोर करोगे? क्या आप उसे उठाने में सहायता दोगे? और सहायता कैसे दी जा सकती है, वो निर्णय करना बहुत ज़रूरी है। आज घर घर जाकर ये पता किया जाता है कि महिलाएं कितनी पिछड़ी हुई है और कितने आज ऐसे हैं जिन्हें स्कूली शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ये सब इस जातिगत जनगणना के द्वारा ही किया जा रहा है। अगर ये जातिगत जनगणना ही नहीं होगी तो आप कैसे पता कर सकते हो कि कहाँ हमारे देश में कमी हो रही है, किस तरह से हम उसे सुधार सकते हैं, क्या योजनाएं चला सकते हैं? अगर वो योजनाएं चलानी होगी तो हमें पता भी तो करना होगा कि कमजोरी क्या है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले उसका रीज़न फाइंड करना होता है, ना कि सीधा डिसीजन लेना होता है। तो अगर रीज़न फाइंड करना होगा तो जातिगत जनगणना भी करनी होगी। और इसी जातीय जनगणना से जाति बांटना नहीं है, बल्कि ये पता करना है कि कौन सी जाति या कौन सा भाई हमारा कमज़ोर है, जिसे हम ऊपर उठा सकते हैं, जिसे हम हमारे बराबर ला सकते हैं। आज आप शिक्षा के स्तर में भी देखो तो उन्हें ऊपर उठाने के लिए कई ऐसी योजनाएं चलाई जाती है। महिलाओं को भी ऊपर उठाने के लिए कई योजनाएं, जैसे महिला नारी शक्ति वंदन योजना चलाई जा रही है। ऐसी कई योजनाएं हैं। तब तो महिलाओं को भी एक जाति में बांट दिया जाना चाहिए, उन्हें भी एक स्तर दे दिया जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जातिगत जनगणना के द्वारा ही हम कमियों को पता कर सकते हैं, संसाधनों का वितरण कर सकते हैं और इसी के माध्यम से हम देश को आगे ले जा सकते हैं। धन्यवाद। इस सदन में उपस्थित सभी निर्णायकगण तथा श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। आज मैं यह जातीय जनगणना जैसे संवेदनशील विषय पर अपने विचार प्रकट करने आई हूँ। हमें भारतवासी होने से पहले लोग जाट, राजपूत, ब्राह्मण तथा शूद्र में बांट देते हैं और तथा इसी बात का फ़ायदा जिस प्रकार से अंग्रेज़ों ने हमें अपना 200 सालों तक गुलाम बनाकर रखा, वही फ़ायदा हमारी राजनीतिक पार्टियां भी उठाती हैं।
वह जातीय जनगणना के आंकड़ों का दुरुपयोग कर समाज में अलगाव, भेदभाव तथा तनाव की स्थिति को बढ़ावा दे सकती हैं। तो सोचिए कि क्या यह हमारे राष्ट्र के लिए, विकास के लिए एक सही दिशा होगी? क्योंकि जातीय जनगणना का मुख्य उद्देश्य है जाति अनुसार युवाओं को रोजगार प्रदान कर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। साल 1872 से लेकर 1931 तक हमारे देश में जातीय जनगणना हुई है, परंतु इस दौरान कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जो देश को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से बढ़ावा दे सके। हमारे देश में 144 करोड़ जनसंख्या रहती है तथा जिसमें सभी धर्म, जाति, उपजाति के लोग रहते हैं। वहाँ यह जाति नामक बाधा हमारे धर्मनिरपेक्ष एवं पंथ निरपेक्ष राष्ट्र पर शोभा नहीं देती, क्योंकि यह राष्ट्र हमें मिलन, प्रेम तथा भाईचारे का असली मतलब सिखाता है तथा जातीय जनगणना हमें एक हम और वे का नज़रिया देती है। हमें एक हम और वे का नज़रिया देती है तथा यह उन लोगों को जो हमें जाति के नाम पर बांटते हैं तथा भ्रष्ट नेताओं को अवसर देती है कि वह हमें जाति के नाम पर तथा धर्म के नाम पर विभाजित कर सके तथा हमारी युवा पीढ़ी तथा नई पीढ़ी जो आने वाली है उनके सामने हिंसा, दंगे तथा ऐसी क्रियाएं करके उनके मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डाल सके। तो सोचिए, इंसान कहते हैं कि इंसान जैसा देखता है वह सुनता है, वह वैसा ही बन जाता है। तो सोचिए कि आने वाली पीढ़ी इनसे क्या सीखेगी, वो क्या देखेगी और क्या सीखेगी इनसे। क्योंकि यदि जाति जनगणना होती है तो हमारे देश में तो हमारे देश में हुए दंगों में हम मणिपुर का नाम कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इस जाति तथा समुदाय के नाम पर छिड़ी इस लड़ाई ने न जाने कितने लोगों से उनके घर छीन लिए, कितनी ही महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया तथा कितने ही लोगों ने इस हिंसा के चलते अपनी जान से हाथ धोया है। तथा जाति जनगणना होगी तो लोग एक दूसरे की संस्कृति, उनके रहन सहन, रीति रिवाजों का आदर करने की बजाय उनकी संस्कृति का अपमान करेंगे तथा उन्हें नीचा तथा स्वयं को ऊंचा दिखाने का प्रयास करेंगे। अतः मेरे अनुसार राष्ट्र में जातीय जनगणना होने के बजाय लोगों का शैक्षणिक और आर्थिक असमानताओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उदाहरण के लिए देश में 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तथा 15% बच्चे स्कूल नहीं जाते। अतः मेरे भारत में 6000 से अधिक जातियां तथा उपजातियां हैं। तो क्या हम इतने जटिल डाटा का सही तरीके से विश्लेषण कर पाएंगे मान्यवर? क्योंकि साल 1931 के पश्चात भी 1941 में भी जनगणना हुई थी, परंतु उन जातीय आंकड़ों को प्रकाशित नहीं किया गया, क्योंकि उस बैठक के सदस्य यह जानते थे कि यह विषय आने वाले समय पर हमें कितना आघात करेगा। और इस विषय पर मैं अपने स्वयं के विचार आपके साथ साझा करूं तो मैं आपको बता देना चाहूँगी कि मैं महाविद्यालय जाने के लिए सार्वजनिक बसों का इस्तेमाल करती हूं तथा मेरे महाविद्यालय में भी लोग मुझे मेरी जाति के अनुसार नहीं, मुझे मेरी योग्यता के अनुसार पहचानते हैं तथा इन दोनों ही स्थानों पर लोग मेरे पास बैठने से पहले मुझे यह नहीं पूछते कि तुम किस जाति से हो अथवा तुम कौन हो। तथा यदि जाति जनगणना होगी तो लोगों की मानसिकता करीब 200 से 300 साल पीछे चली जाएगी, जहां उच्च जाति का बोलबाला था तथा निम्न जाति को शिक्षा से दूर अंधकार के जीवन में धकेल दिया जाता था। और हमारी राजनीतिक पार्टियां जिनकी संख्या सर्वाधिक होगी उनको अपने पक्ष में करने का तथा उन्हें प्रसन्न करने का अवसर देखेगी। और उस समय की इस समाज में इस प्रकार के संचालन को देख महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के समस्त संघर्षों तथा जिन यातनाओं के कारण अपना जीवन गुजारा है, उन्हीं के परिणाम स्वरूप उन्होंने न केवल खुद का हित चाहा बल्कि उन्होंने समस्त अछूत लोगों का हित चाहा तथा उनको उनके अधिकारों के लिए जागृत किया है तथा उन्होंने हमारे देश के लिए एक मजबूत संविधान की नींव रख हमें और हमारे राष्ट्र को हमारे अधिकारों के लिए जागृत किया है। तथा मेरी आप लोगों से तथा मेरे राष्ट्र से जाति जनगणना की रिपोर्ट देखो, जाति जनगणना की रिपोर्ट देखो, तब पता चलेगा कि कौन सी जाति पीछे रह गई है, कौन सी जाति आगे है। जाति जनगणना, भारत में जाति जनगणना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो राष्ट्रीय
राष्ट्रीय दलों और सामाजिक संगठनों के बीच में इसकी आम बात की चर्चा होती रहती है, पर मैं आज इस मंच पर जाति जनगणना राष्ट्रीय हित के पक्ष में अपने वचनों का विश्लेषण करती हूँ। ये मेरी बातों से आपको पता चल जाएगा। जाति जनगणना होना एक आम बात है, पर इससे ये हमें पता चलता है कि कौन सी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जाति जनगणना आरक्षण की समीक्षा में भी मदद करता है। इससे यह पता चलता है कि जो अभी फ़िलहाल एक बिहार का एक एग्जाम्पल देती हूँ। बिहार में मुस्लिम को ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है, पर उसमें ये दे रखा है कि आरक्षण उन्हें और चाहिए, तभी वो ओबीसी में पूरे मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं वो आएंगे। जाति जनगणना एक यह मुद्दा है जो भारत में विषय के विपक्ष में बोलने के लिए सर्वप्रथम माँ शारदे को मेरा नमन, मंच में उपस्थित अतिथिगण, निर्णायक महोदय और समस्त मेरे श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं पक्ष के मेरा है विपक्ष, सॉरी एक मिनट में बोलती हूँ। मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है मेरे पक्ष के साथियों के ऊपर। ये एक बच्चे की तरह जिद नहीं करते क्या कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। इन्होंने एक सिर्फ जिद लगा रखी है कि हमें जातिगत जनगणना करवानी है, जातिगत जनगणना करवानी है। जातिगत जनगणना करवानी क्यों है? इस भारत को बांटने के लिए। हम सब यहाँ पे बैठे हैं भारत को बांटने के लिए नहीं महोदय। अगर जातिगत जनगणना करवाई गई तो पुनः फिर से एक नया शंखनाद होगा, एक नए युद्ध का प्रारंभ होगा, जिससे जातिगत जनगणना होगी और हम जातियों के भेदभाव में बट जाएंगे महोदय, मैं आप सभी से यह पूछना चाहती हूँ, अगर मेरी एक जाति विशेष से ही मेरी पहचान जुड़ी हुई है तो मेरा स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है क्या? मेरे स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है क्या? मेरा स्वयं का अस्तित्व एक है, वो है भारत। अगर आप दुनिया भर में कहीं भी चले जाओगे तो कोई आपका नाम या आपकी जाति नहीं पूछेगा, आपसे यह पूछेगा आप कहाँ से आए हो। तब आप ये बताओगे कि मैं भारत से आया हूँ तो एक अलग प्राउड आएगा, यानी एक अलग फीलिंग आएगी जो आपको भारतीय होने का एहसास दिलाएगी, ना कि मैं एसटी, ओबीसी, एसी का हूँ। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, एक चंद पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी जो भारत बनकर बोलना चाहती हूँ। मैं न तो कोई जाति न कोई पंथ, मैं कहलाता हूँ भारत, भारत और भारत। अखंड भारत की ज्योत जलती है मुझसे, अखंड भारत की ज्योत जलती है मुझसे, क्योंकि मैं स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ जिनमें बसता है भारत। जातिगत जनगणनाओं में मुझे नहीं है बटना, जातिगत जनगणनाओं में मुझे नहीं है बटना, क्योंकि मैं उन अनेक जातियों, उन अनेक धर्मों को नहीं जानता। मैं तो उस धर्म के अनुयायीकरण को जानता हूँ जो कि भारत को है बताता, जो कि भारत को नमन है करवाता, जो कि भारत को है बताता। जातीय जनगणना होने से पहचान नहीं है मेरी, मैं तो उस भारतीय का लहू हूँ जिसमें हिंदू भी है बसता, सिख भी है बसता, ईसाई भी बसता, मुस्लिम भी बसता, जो खून मुझ में भी है और तुम सभी में भी है। मैं ईश्वर की तरह बनाई गई एक कृति हूँ। जब ईश्वर ने एक नेत्र बनाए हैं, प्रकृति एक बनाई है, संसार एक बनाया है, जब सभी को एक बनाया है, जब सभी को एक बनाया है, तो फिर ये जातियों का बंटवारा क्यों, ये जातियों का संघर्ष क्यों, मुझे अभी तक समझ में नहीं आता। जब मेरे पक्ष के साथी सहिष्णुता, अखंडता, एकता की बात कर रहे हैं तो क्यों ना इसी पे ही बरकरार रहे सभा में मेरी गाथा, तो क्यों ना इसी पर बरकरार रहे सभा में मेरी गाथा। मैं इन जातियों में नहीं बटना चाहता, मैं इन जातियों में नहीं बटना चाहता। मेरे पक्ष के साथियों ने बहुत बताया कि शिक्षा ऐसी होगी, एसटी ओबीसी को सभी को बांट दो। अरे बांटने से कुछ कभी मिलता है? सभी ने वो कहानी सुनी होगी कि बंदर और बिल्ली वाले की दो बिल्लियाँ थी, एक रोटी के लिए लड़ रही थी, दोनों ने आधी आधी बंटवारा करना, लेकिन मौका किसी ने उठाया। वैसा ही भारत के साथ बहुत पहले हो चुका है, सदियाँ बीत चुकी है वो बातों को, तो फिर क्यों दोहराना इस गाथा को।
जब आप सभी को पता है कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अधिकार किया था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, तभी एक बार ये जनगणना हुई थी, जातिगत जनगणना। उसके पश्चात कभी भी भारत में इसे दोहराया गया नहीं है। मेरे पक्ष के साथियों ने अभी तक नहीं बताया क्यों दोहराया नहीं गया। और ये जातिगत जनगणना भी कराने की तभी थी और इसका विरोध उस समय इसीलिए नहीं किया गया था क्योंकि 1931 में लॉर्ड इरविन के समय जो वायसराय थे, तब यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत के जो वीर पुरुष थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सभी को फांसी मिल रही थी, तो इसके अंदर नहीं बताया जाता। मैं कुछ चंद पंक्तियाँ और बोलना चाहूँगी कि बाबा साहिब की लेखनी से निकला हर एक एक शब्द जब भारत है, तो फिर जय भीम के नारे क्यों, तो फिर ये जय भीम के नारे क्यों। महोदय, मैं ये कहना चाहूँगी अगर जातिगत जनगणना भारत में की गई ना, तो राजनीतिक स्तर पे ये होगा कि भारत की राजनीति एक नर्क का द्वार बनेगी जो आगामी पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं, एक नर्क बन के रह जाएगी। आगामी पीढ़ियों का परिकल्पना भी नहीं की जाएगी कि उनका उज्जवल भविष्य होगा। उनका उज्जवल भविष्य नहीं, वो नर्क के द्वार में जाएंगे। जब रोटी सभी में बट जाएगी, कटो और बटो के नारे लगेंगे, जब फिर से यही लड़ाई चलेगी कि तुम हम। भारत एक है तो सभी के साथ है, विविधता में एकता है, अनेकता है, अनेकता में ही हम सबका साथ है। जब ये मुट्ठी बंद होती है ना, तभी इसकी ताकत का पता चलता है। जब ये मुट्ठी खुल जाती है तो इसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। वैसे ही हाथ है, अगर हाथों को एक समान कर दिया जाएगा तो अंगुलियों का कोई महत्व नहीं रहेगा। टाइम आउट। क्या सोचती हूँ, मैं विपक्ष का सोचती हूँ, जो भी सोचती हूँ भारत का सोचती हूँ, जब भी सोचती हूँ भारत के हित का सोचती हूँ। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ, वे परम आदरणीय सभापति महोदय, मंचासीन निर्णायक मंडल समिति व उपस्थित मेरे प्यारे साथियों। मैं आज वक्ता पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। महोदय, आज इस सदन में हम सभी इस बात पर अपने विचार साझा करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि क्या जाति जनगणना राष्ट्र के हित में है या नहीं। महोदय, जाति भारतीय समाज की सच्चाई है। जातिगत जनगणना की मांग काफी पुरानी है। अगर इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए, इतिहास की घटनाओं पर गौर किया जाए, तो हमें पता चलेगा इसके प्रकरण पहले भी हो चुके हैं। महोदय, इस मुद्दे पर हमें राजनीतिक दृष्टि से न सोचकर जनहित को ध्यान में रखकर सोचना चाहिए। महोदय, जातिगत जनगणना से न केवल हम पिछड़ी जातियों, वंचितों की जनसंख्या का पता लगा सकेंगे, बल्कि उनके राजनीतिक, उनके आर्थिक, सामाजिक स्तर का भी ज्ञान होगा, जिनके आधार पर हम उनके विकास, उनके उत्थान हेतु नीति निर्माण कर सकेंगे तथा उन्हें मुख्य धारा में जोड़ सकेंगे। महोदय, जातिगत जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों के समय में हो चुकी थी। आखिरी बार 1931 में जातिगत जनगणना करवाई गई थी। महोदय, 1951 से लेकर 2011 तक जनगणना करवाई गई। उसमें केवल एससी व एसटी लोगों की ही गणना की गई, उनमें ओबीसी व अन्य जातियों की गणना क्यों नहीं की गई? यह प्रश्न हमें अपने प्रशासन, अपनी सरकार से पूछना चाहिए। महोदय, सरकार ने पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण की सुविधा कर रखी है। महोदय, पिछड़ी जातियों में भी वर्ग बन चुके हैं। उनमें कुछ लोग साधन संपन्न हैं तथा कुछ लोग अभी भी निर्धन हैं। अतः जातिगत जनगणना के नए आंकड़ों के आधार पर हम उन साधन संपन्न लोगों के आरक्षण की अवधि को समाप्त कर सकेंगे तथा आरक्षण का वास्तविक लाभ उनके वास्तविक हकदार पिछड़ी जातियां उठा पाएंगी तथा अपना विकास कर पाएंगी। महोदय, मेरे विपक्षी साथी यह तर्क देते हैं कि जातिगत जनगणना का राजनीतिक इस्तेमाल संभव है। महोदय, अगर राजनीतिक जनगणना का राजनीतिक इस्तेमाल संभव है तो क्या इसके न होने का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं हो रहा है? महोदय, पिछले गत वर्ष बिहार में जाति आधारित जनगणना करवाई गई थी। जिनके आंकड़े जारी हुए उनसे हमें पता चला कि बिहार की कुल आबादी में 84% हिस्सेदारी एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग की है। महोदय, प्रश्न तो यह उठता है कि क्या इनकी आबादी की हिस्सेदारी संसाधनों पर भी इसी अनुपात में है या नहीं? जवाब है नहीं। इसीलिए महोदय, जनता व विपक्ष सरकार से मांग कर रही है कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी है उनकी उतनी भागीदारी भी सुनिश्चित हो, ताकि जनता के हर वर्ग का उचित विकास हो। महोदय, केंद्र सरकार ने 2021 में कहा था
कि हम जनगणना करवाएंगे, उनमें केवल SC व ST वर्ग को ही शामिल करेंगे, लेकिन वही केंद्र सरकार नीट परीक्षा में OBC आरक्षण देने पर अपनी पीठ थपथपा रही थी। महोदय, सरकार के पास भी जातीय जनगणना न करवाने का कोई ठोस तर्क नहीं है। यह केवल संकीर्णता के धरातल पर देखने में ही विवाद का विषय बना हुआ है। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता तो कभी दर्पण नहीं मिलता। महोदय, चंद नेताओं के दृष्टिकोण से अपनी राय बदलने में मैं विश्वास नहीं रखती हूँ। जो सत्य है, जो सच है, उसे प्रकाश में लाना आवश्यक है। महोदय, सत्तारूढ़ सरकार जब विपक्ष में थी तो इसके नेता खुद जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे ने 2010 में यह बयान दिया था कि अगर हम OBC की गणना नहीं करवाई जाएगी तो इनके साथ अन्याय करेंगे। 2018 में एक प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने माना था कि हम नई जनगणना में SC ST के साथ साथ अन्य वर्गों की भी गिनती करवाएंगे। तो फिर आज क्यों सरकार इससे पलायन कर रही है, क्यों सरकार इसे नकार रही है? महोदय, अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी कि जातीय जनगणना भारत के हित में है। हमें केवल SC व ST वर्गों को ही नहीं, अन्य वर्गों को भी बढ़ावा देना चाहिए। जय हिंद, जय